नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिली हुई हैं और विपक्षी दल सनाके में हैं या वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गए हैं, ऐसा परसेप्शन पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसके उलट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये इस बात को कह रहे हैं कि वो लगातार उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन या उसका जो तंत्र है वो अपनी विजय को महाप्रचंड और विपक्ष को बहुत न्यून सीटों में सिमटने की बात कर रहा है। हालांकि तस्वीर अगर देखें 2017 के मुकाबले तो इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति संभाली है, सुधारी है, बेहतर की है, क्योंकि 17 में भी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन सीट इस बार भी नहीं समाजवादी पार्टी को मिली। लेकिन 17 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से 9 नगर निगमों में सीधी टक्कर दी है, भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दी है। ये अपने आप में ये बड़ी बात है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में ये टक्कर ज़बरदस्त रही है। और कुल मिलाकर तमाम ऐसे नगर निगम हैं जिनमें समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और उसमें कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, इन नगर निगमों में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि मेरठ, झांसी, सहारनपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, आगरा और मथुरा में सपा तीसरे नंबर पर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नगर निगमों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर रही है, वहां कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। वो नगर निगम हैं झांसी, शाहजहांपुर, सहारनपुर और मुरादाबाद। ये 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये अपने आप में क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय है। और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मेरठ में दूसरे नंबर पर रही है। ये अपने आप में अलग तरीके से ये समीकरण दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इसमें चुनाव में अच्छी खासी दस्तक दी और 7 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाएं भी जीती हैं, पार्षद भी उसके जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षदों की संख्या है नगर निगमों में वो लगभग 2 गुनी के आसपास या 1.5 गुनी के आसपास जीती है, लेकिन गांवों में नगर पालिका और नगर पंचायतों में बड़े पैमाने पर निर्दलीय जीते हैं, या फिर वो लोग जीते हैं जो वास्तव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे या समाजवादी विचारधारा के लोग थे और उन्हें टिकट नहीं मिला। तो एकदम से ये बात कह देना कि समाजवादी पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा, एक परसेप्शन बनाना, ये भी इसका दूसरा पहलू देखने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बिल्कुल खत्म दर्शाकर, मानकर नहीं, क्योंकि वो पार्टी रणनीति के आधार पर चलती है, विपक्ष को एक तरीके से न्यून दर्शाकर या खत्म दर्शाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। और अगस्त तक लगातार उनके कार्यक्रम हैं। 30 मई से 30 जून तक उनका एक महाअभियान, घर घर अभियान चलेगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के जरिए उसकी विजय के साथ 2024 को उत्तर प्रदेश में तैयारी कर दी है। उधर कर्नाटक की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरीके से जोश आया है। और नगर निकाय के जो इन 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी जिनमें 2 नंबर पर रही है, वहां मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दूसरे नंबर पर जो आना समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर नगर निगमों में मुसलमानों का वोट एक तरीके से जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में लगातार भारतीय जनता पार्टी कही रही है कि कर्नाटक में मुसलमानों के वोट से कांग्रेस जीत गई, जबकि ऐसा है नहीं। कर्नाटक में सारे वर्गों का वोट मिला। और 2019 को नहीं भूलना चाहिए कि जब 18 में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी सरकारें 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 सरकारें बनाई थी, और कर्नाटक में भी उनकी सरकार बन गई थी जोड़ तोड़ करके। उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी ने सफाया कर दिया। इसके अलावा एक दूसरा पहलू 2009 का भी रहा है। अगर 2009 में देखें
तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि बड़ी मजबूत थी। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि उनका संगठन नहीं है, उनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, तो 2009 में भी कांग्रेस पार्टी इतनी आबाद नहीं थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें थी 2004 में, वो घटकर 23 पर आ गई थी। बहुजन समाज पार्टी उस वक्त सरकार में थी 2009 में। बहुजन समाज पार्टी की सीटें 20 रह गई थी और कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीती थी। और यही थोड़ा सा अंडर करेंट जो इस समय हल्का सा दिख रहा है वो था उत्तर प्रदेश में। हालांकि अब वो बीजेपी भी नहीं है, ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की है और अमित शाह की है, योगी आदित्यनाथ की है। तो यहाँ थोड़ा अलग तरीके का परसेप्शन है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहाँ क्षेत्रीय दल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि कांग्रेस पार्टी 200 सवा 200 सीटों पर लड़े, जहां वो मजबूत है हम लोग सब समर्थन करेंगे, लेकिन जहां हम मजबूत हैं वहां कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से मैदान छोड़ देना चाहिए। आज उसी बात को अखिलेश यादव ने भी बढ़ाया और वास्तव में जो पूरा गुणागणित है वो अखिलेश यादव ने समझाया। और अखिलेश यादव ने तो पता नहीं बड़ी ऐसी बात कह दी जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। मंथन में आज हम इसी मुद्दे को संभालने सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश जहां भाजपा सबसे ज़्यादा मजबूत है आज के दौर में, बाकी तमाम जगह जहां उनकी सरकारें हैं वहां 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम, ये 3 ऐसे राज्य हैं, और मध्य प्रदेश जहां उनकी सरकारें हैं और वहां काफ़ी सीटें हैं, और महाराष्ट्र में भी उनकी मिलीजुली सरकार है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का दारोमदार बहुत ज़बरदस्त है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष की क्या रणनीति होगी, किस तरह विपक्ष लड़ने जा रहा है, ये बड़ा सवाल इस मंथन में आज उठाएंगे। अखिलेश यादव ने कन्नौज में, अखिलेश यादव ने पहले भी ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि भाई आपको बधाई, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने जो ये विपक्ष की पूरी रणनीति को अखिलेश यादव ने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की इस ट्वीट की खिल्ली भी उड़ाई कि आप गोया आप चुनाव हार गए हैं और बधाई किसको दे रहे हैं आप। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कन्नौज में सीडीओ, डीएम तमाम लोगों ने दुरुपयोग किया, जीते प्रत्याशियों को हरवा दिया। फरक्काबाद में 2 प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनके जबरदस्ती वो जीत गए थे, लेकिन उनके हराकर सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। इस तरीके से बहुत सारे दृश्य भी अखिलेश यादव ने सामने रखे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है नगर निकाय के चुनाव में, और वो नगर पालिका और नगर पंचायतों में बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी ने किया है, बराबर करारी टक्कर दी है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि नगर निगमों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करते हैं। 17 नगर निगम जीत गए, अपने सभासद जीत गए, लेकिन आंकड़ों के साथ नगर पालिका नगर निकायों पर वो बैठ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ वास्तव में जो स्थिति, जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वैसी स्थिति है नहीं है। बड़े पैमाने पर निर्दलीय जीते हैं, बड़े पैमाने पर भाजपा के विद्रोही जीते हैं। और उत्तर प्रदेश का एक उन्नाव जनपद है, वहाँ पर 13 नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर 11 पे निर्दलीय जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर निर्दलीय और समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा खासा, एक जो कुल मिला के जो अच्छा खासा जो जीत का प्रतिशत है वो अर्जित किया है। हालांकि इसके अलग उलट अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने गांवों में भी, नगर निकाय के चुनाव में गांवों में, यानी कस्बों में, गांव में क्या कस्बों में भी अपनी अच्छी पैठ बनाई है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का संकेत और संदेश है। और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से निकाय चुनाव लड़ा। किसी विधानसभा से कम इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने नहीं आंका। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तुलना योगी आदित्यनाथ के चेहरे और नरेंद्र मोदी से भी अब करने लगे हैं। वो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तुलना, जो जीत हार हुई, उसको भी इन 2 चेहरों के बीच
देखने लगे हैं, उस चश्मे से देखने लगे हैं। हालांकि बहुत जल्दबाजी है, इसे नहीं देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का एक अपना औरा है और योगी आदित्यनाथ का अपना अलग तरीके का औरा, तो इसको दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है। दोनों अपने अपने तरीके के अलग अलग तरीके के अपने नेता हैं और एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी बहुत शक्तिशाली चुनावी राजनीति में बनकर उभरी है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो जरा सुनिए। मैं उन्हें बधाई देता हूं और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दें, जिससे इन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन लोगों को घेरा जाए। सर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार मौजूदा स्थिति में विपक्ष पार्टी है, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव सभी पार्टियां आपके नेतृत्व में लड़ेंगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दें। अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाई हम तगड़े से मुकाबला करेंगे। ममता बनर्जी की वो बात कह रहे हैं और एक बात वो कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने के लिए वो ये बात इस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लातों के भूत बातों से न मानना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का किस संदर्भ में वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक ही कहा है कि जो जहां मजबूत है सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे और 2024 से परास्त कर देंगे। ये अपने आप में बात की। ममता बनर्जी ने भी आज इस बात को बहुत दमखम के साथ कहा। इसके उलट जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर हैं, बंगाल से आते हैं, उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि भाई ये इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी कांग्रेस की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाती रही हैं, लेकिन अब वो ऐसा कह रही हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कर्नाटक इफेक्ट है। ये कह के एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरीके का माहौल विपक्ष में बना दिया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तमाम डिबेट में उड़ रहे हैं। मतलब इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वास्तव में जब कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं तो विपक्ष की एकता कैसी होगी। खैर, मुझे लगता है कि पूरे अगर परिदृश्य में देखें तो बीजेपी और जो बीजेपी भले ही विपक्ष पर इतना तीखे हमले ना करती दिखाई दे रही हो, लेकिन भारत का मीडिया एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि असली दुश्मन तो वास्तव में भारत के मीडिया का असली दुश्मन तो विपक्ष ही है। ऐसा भारत का मीडिया, मुझे लगता पूरे दिन 24 घंटे इस तरह की खबरें आपको चलती मिल जाएंगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, मैं परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक पांडे मुझे लगता जुड़ गए हैं क्या? समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी आपका भी स्वागत, बहुत आभार वक्त देने के लिए। शकील सैफी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू जी से ही मंथन की आज हम शुरुआत करेंगे। राजू जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक तरीके से एक परसेप्शन बना और उसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 मेयर सीटें जीत ली, लेकिन जो अभी आंकड़ा हम देख रहे थे और हमने इसकी चर्चा भी अभी मंथन में की कि 9 जगह समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, 4 जगह कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कहते हैं कि ना उसका संगठन है, ना कुछ कहीं उसका ना सरकार है, ना संगठन है, ना कोई नाम लेवा है, ना नेता है, वो चुनाव को सीरियस उत्तर प्रदेश में लेते नहीं हैं। और उनके प्रत्याशी अगर 4 जगह दूसरे नंबर पर मेयर पर रहे हों, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर चली जाए, तो इस संकेत और संदेश को हम क्या ले सकते हैं? मुरादाबाद में जहां समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 सांसद है, वहां कांग्रेस पार्टी मात्र 3-4.5 हज़ार वोटों से हारी है, वहां दूसरे नंबर पर थी। तो कुल मिलाकर क्या विपक्ष का जो वोटों का बिखराव है उससे भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ हुआ है? और दूसरा जो पहलू इसका ये एक और देखने की जरूरत है
कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन बना रही है, क्या उतनी सफलता उसे मिली है क्या राजू जी? क्योंकि हम देख रहे हैं नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में ढेर सारे निर्दलीय जीते हैं और समाजवादी पार्टी भी बहुत बहादुरी के साथ में लड़ी, अच्छे मुकाबले के साथ में लड़ी है। राजू जी जो निकाय चुनाव हुआ है ये निश्चित तौर पर है दुर्गेन जी, आपके आंकड़े एकदम सही हैं। और मेरी आवाज आ रही है? आपके जो आंकड़े हैं उस आधार पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार निर्दलियों का भी हर जगह बोलबाला रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी को जो जनादेश मिले हैं उनमें निश्चित तौर पर शाहजहांपुर में जैसे कटरा विधानसभा क्षेत्र है वहां कांग्रेस जीती, लेकिन बरेली के रोहिलखंड में बहुत सारी जगह पे सभी दलों के लोगों के ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को गंभीरता से लेकर के सारी सीटों पर उन्होंने जनादेश प्राप्त किया है। और सही आंकड़े अभी तक, कल तक मैं देख रहा था कि सही स्पष्ट आंकड़े जो हैं, कितने निर्दलीय जीते हैं, कितने पार्टियों के लोग जीते हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना कह रही है कि 100 से अधिक लोग सदस्य बने हैं, नगर निकाय में उनके 100 से अधिक सदस्य हैं। तो ये अलग अलग दावे हैं। अब उन दावों की हकीकत तो प्रमाण पत्र लोगों को मिल गए हैं। अब जो निर्दलीय है और निर्दलीय चुनाव चिन्ह से लड़ा है वो, तो अब उसको कोई भी राजनीतिक दल अगर अपना बता रहा है तो ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है और इस चीज को गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के ये स्पष्ट है कि 2.5 गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा समय में पिछले स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे नजर मिली हैं। तो ये जनादेश जो है जनता का जनादेश, और इसमें चुनौतियां भी आगे आने वाले समय में बहुत सारी हैं। चुनौतियां आपके सामने आप देख रहे हैं कि बहुत से जनपदों में तमाम ऐसे मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। कई लोग कोर्ट जाने की दस्तक दे रहे हैं और कई जगह आरोप प्रत्यारोप भी लड़ते रहे कि अंतिम समय में मतगणना में कहीं ना कहीं विवाद नजर आए, चाहे वो मैनपुरी का हो, चाहे बेवर का हो, चाहे वो फरकाबाद का मामला रहा हो। कई जगह पर, कई उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुगल सराय का मामला रहा हो, जहां पहले किसी किन्नर समाज के व्यक्ति को 800 वोटों से वो लीड कर रहा था, इसके बाद 138 वोट से वहां पर भाजपा का प्रत्याशी को जिता दिया गया। इतना हंगामा वहां पर लोगों ने किया, किन्नर समाज के लोगों ने पूरा तांडव किया और उस तांडव के बाद दोबारा रिकाउंटिंग में 440 वोट से वो किन्नर समाज का व्यक्ति जीतने में कामयाब हो गया। तो ये पारदर्शिता इस बार कई जगह जहां ईवीएम में महापौर का चुनाव हुआ, वहीं आपने देखा होगा सदस्यों के चुनाव और सदस्यों के साथ साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष है, टाउन एरिया अध्यक्ष है, इन सबके भी चुनाव बैलेट से हुए हैं। और बैलेट में भी आपने देखा है कई जनपदों में बड़ी शिकायतें थी कि भाई स्टैम्प में डबल स्टैंपिंग का जो ट्रैकिंग करने में उसका सही तरीका नहीं था। और ये भी बात सही है कि मतदान का जो बहुत बड़ा प्रतिशत होना चाहिए था स्थानीय निकाय के चुनाव में, राघवेंद्र जी, ये बहुत सारी कमियां आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज की है। अब इसमें फेस सेविंग चाहे जो दल करे, इसमें चाहे जो दल फेस सेविंग करे, कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो स्ट्रेटजी बनी थी, उन्होंने इस चुनाव को, जैसे प्रधान का चुनाव ग्रामीण स्तर का जो चुनाव होता था, उस स्तर से एक एक जिले में 3-3 मंत्री, विधायक, सांसद, सारे जनप्रतिनिधियों को इसमें पूरी ताकत के साथ लगा दिया था। और ये पहली बार, आजादी के बाद पहली बार स्थानीय निकाय के चुनाव को इतना बढ़ चढ़ करके समाज के बीच प्रस्तुत किया गया। अच्छा राघवेंद्र जी, एक चीज और देखने को मिली कि जो विपक्ष का वोट है वो बंटा, और जो कर्नाटक की जीत का, जो कर्नाटक का माहौल था चुनाव का, शुरू से जो सर्वे आ गए थे, बस तमाम चीजें लग रहा था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत रही, हवा बन रही है, उसकी वजह से जो अल्पसंख्यक समाज का वोट था, आप देख लीजिए, चाहे शाहजहांपुर हो, सहारनपुर हो, झांसी हो, आप मुरादाबाद हो, यहाँ देखिए 4 जगह कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। और AIMIM का जो प्रत्याशी वो
ये निर्णय लिया कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी बीजेपी को हरा रहा है, और भले ही वहां पर वो निर्दलीय जीत रहा हो, उन्होंने उस निर्दलीय को जिताने में अपना पूरी ताकत के साथ मतदान किया है। नहीं, और कई जगह आरोप भी लगे। हमारा सवाल राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के नेता से विवेक पांडे से। राघवेंद्र जी मैं रोक रहा हूं आपको। हमारा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे से है कि भाई वोटों का बिखराव हुआ। मैं विवेक पांडे से सवाल कर रहा हूं। विवेक पांडे जी, वोटों का जो बिखराव हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ मिला या आप लोगों ने कमजोर? हाँ राघवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही, लेकिन ये सवाल मैं विवेक पांडे से कर रहा हूं। विवेक पांडे जी, जो वोटों का बिखराव हुआ उससे क्या समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ या विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को भारी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती? नहीं, देखिए मैं पहले तो पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे मंच से और मंच पर उपस्थित सम्मानित पैनल से। देखिए यहाँ पे बात केवल और केवल चुनाव की, वोट की और प्रतिशत की नहीं। यहाँ पे बात अब स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे भाजपा के तुलनात्मक जो वोट प्रतिशत है वो घट रहे हैं और अन्य के, चाहे वो विपक्ष में, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, उनके वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसको समझना पड़ेगा कि केवल चुनाव जीतना अगर एक पैरामीटर होता तो हम एकदम शून्य पे खड़े होते हैं। हम शून्य पे नहीं है, हम अच्छी मात्रा में जीत करके आए। हाँ, एक महापौर के जो सीटें हैं उसके मामले में हम बिल्कुल ये स्वीकार करते हैं कि वहां पे हमें विशेष मंथन करने की आवश्यकता है। अब जो आज का मुख्य विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी 23 नवंबर 2022 को एक तर्क टिप्पणी की थी चुनाव आयोग के ऊपर। और क्या की थी वो मैं चाहूंगा कि पूरा पैनल सुने कि संविधान पीठ में जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि मौजूदा दौर में हमें ऐसे सीईसी की आवश्यकता है जो पीएम के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। मान लीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे हो और निर्वाचन आयोग यानी सीसी को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और सीसी अगर कमजोर घुटने वाले हो तो क्या यह मुमकिन होगा? तो जब सुप्रीम कोर्ट इसकी स्वायत्ता पे सवाल उठा चुका है तो मुझे लगता है कि जो वीडियो वायरल है, जिस तरीके की घटनाएं वायरल है, उनके खिलाफ कोई संज्ञान न लेना। हमारे समाजसेवी सतनाम सिंह के साथ भाजपाइयों की मारपीट, रायबरेली में विधायक को थाने के अंदर 22 अपराधों में नामजद हिस्ट्री सीटर घुस के गालियां दे रहा है, इस तरीके से। फिर इलाहाबाद में वार्ड नंबर 2 में भाई छोटा राजन गैंग से ताल्लुक रखने वाला पार्सी जिसकी बहन चुनाव लड़ रही, उन्होंने तो अपराधी और गुंडों को चुनाव लड़वाया है। भाई उनके सामने हम कहां टिकेंगे? अपराधियों के सामने, सजाती अपराधी हैं सब योगी जी के, उनके सामने हम कहां टिकेंगे? या तो आपराधिक संरक्षण वाले लोग हैं जिनके परिवार के लोग चुनाव लड़े हैं। और उससे बड़ी बात मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर हम चुनाव हारे तो चुनाव हारे नहीं, हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, वोट प्रतिशत घट रहे हैं भाजपा के खिलाफ तो भाजपा के लोग चुनाव लड़े हैं भाई, निर्दलीय होकर के। तो ये भाजपा मंथन करे। और चुनाव आयोग की बात जहां तक है, बिल्कुल मैं मानूंगा चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। इस पर संविधान सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका है। और जिस तरीके से फिर हमारे एक महिला प्रत्याशी की गई बदतमीजी की गई, चुनाव आयोग ने क्या समझा दिया? कई जगह पे बूथ की पेटियां खाली मिली, 3 पेटियां तो खाली मिली, कई जगह पे ईवीएम खराब हो गई। ये विवेक जी, ये पीछे की बातें अब छोड़ दीजिए, अब जो हो गया हो गया। आप आयोग को लिख कर दीजिए, कार्रवाई करेगा आयोग, कोर्ट जाइए, प्रक्रिया है। अब आगे की देखिए, 24 क्या करेंगे? 24 विवेक जी, 24 को लेकर क्या है? नहीं देखिए, 24 की रणनीति हमारी बड़ी स्पष्ट है और उसका उदाहरण कर्नाटक यात्रा से मिल गया, जिसको लेकर के लोग तंज कस रहे थे। कर्नाटक से सुपड़ा साफ है, विपक्ष एक लामबंदी कर रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत आपको दिखेगी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा टूटने लगी है, भाजपा के लोग दूसरे दलों में जाने लगे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि बड़े महायज्ञ को सार्थक करने के लिए छोटी छोटी आहुतियां अगर देनी पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2024 के बाद भाजपा की राह को मजबूत नहीं होने देंगे। पांडे जी, ये कांग्रेस पार्टी आहुतियां देगी क्या? वो अपना त्याग करेगी क्या? मैं कांग्रेस के नेता प्रदीप त्रिपाठी के पास जाऊंगा, मैं प्रदीप तिवारी के पास जाऊंगा। थोड़ा सा आज व्यवधान है, दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ रही, एडजस्ट करिए, थोड़ा सा आज व्यवधान है, दिक्कत है, आज थोड़ा सा एडजस्ट करिए। प्रदीप तिवारी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्रदीप जी, समाजवादी प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे ने कहा कि भाई अगर थोड़ी मोड़ी आहुतियां देनी पड़े तो देने को तैयार हैं, और वास्तव में वो आपकी जीत से बहुत प्रसन्न हैं, कर्नाटक की जीत से बहुत प्रसन्न हैं। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ही जाहिर सी बात वहां लड़ रही है, तो वो कह रहे हैं विपक्ष वहां भी जीतेगा।
और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत है कि भाई जीते वो हैं और झंडा जीते आप हैं और झंडा समाजवादी पार्टी और अन्य दल लिए घूम रहे हैं। ये भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया आप कहाँ जीते हो, जीती कांग्रेस है, और बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें, पूरी आवाज, पूरा क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं रिपीट करता हूं प्रदीप जी, मैं रिपीट करता हूं। आज एडजस्ट करना होगा, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, एडजस्ट करिए। ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। प्रदीप जी मेरा सवाल ये है, आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी अब मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी जो मत हैं उनके बंटवारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती। आपकी पार्टी 4 नगर निगमों में 2 नंबर पर रही। ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वोट आपकी तरफ डाइवर्ट हो गया और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पीछे चली गई। क्या आप इसको लोकसभा में देख रहे हैं कि क्या वापस जो आपका मुसलमान दलित ये जो वोट बैंक है आपका चला गया था, क्या ये आप वापस आता दिखेगा आपको? देखिए, जहां तक आपका एक्चुअली आधा क्वेश्चन सुनाई दिया, उसके बाद में आधे प्रश्न पे आपकी आवाज चली गई, डिस्टर्ब हो गई, तो मैं उसी पे देखिए जो आपका था कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय का वोट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिल गया। तो देखिए, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव में अगर उतरी है तो वो सारे वर्गों के लिए उतरी है। सारे वर्गों की हम बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और सभी के मुद्दे हम जमीन पे उठाते हैं। तो किसी एक वर्ग का मैं नहीं कह सकता कि वोट मिला। जरूर अगर हम दूसरे नंबर पे आए हैं 4 मेयर पे और पिछली बार से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और नगर पालिका में अगर हमने अच्छी पोजीशन पिछली बार की तुलना में हासिल करी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का सहयोग रहा है और कांग्रेस पार्टी प्रत्येक वर्ग की बात करती है। हम अल्पसंख्यक, अगड़े, पिछड़े, इनको लेकर के अलग अलग बातें नहीं करते। अगर हम क्या बात करते हैं तो सभी समुदायों की बात करते हैं और सभी समुदायों को हम आगे पायदान पे ले जाने की बात करते हैं। तो उसका फायदा हुआ है कांग्रेस पार्टी की। और 2024 के परिप्रेक्ष्य में जो आप बातें कर रहे थे, तो उसकी शुरुआत पहले से ही मीडिया चैनलों के द्वारा भी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कर्नाटक उसकी एक प्रथम सीढ़ी है। कर्नाटक का चुनाव जो हो रहा था उसको लोग मान रहे थे कि पहले प्री ट्रायल है एक प्रकार से। तो उस परीक्षा में कांग्रेस पार्टी 100% नंबर के साथ में सफल हुई है और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिला है, आपने देखा होगा कि बीजेपी का वहां से सुपड़ा साफ हो गया पूरा। वहां से जो कर्नाटक की जनता थी वो वहां भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से इस कदर परेशान थी कि जब उसको मौका मिला, 5 साल पूरे हुए, मौका मिला, तो उसने तुरंत भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ने का काम किया। आप वहां पे किसी भी चीज पे काम नहीं कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी था। वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स में पत्र भी लिखा, प्रधानमंत्री जी का संज्ञान होने के बाद में प्रधानमंत्री जी मौन रहे और अंत समय में जाकर के पूरी ताकत लगा करके प्रधानमंत्री जी 19 रैलियां करते हैं। मगर किस तरीके से 2024 की जो चुनाव आने वाला उसके पहले से आप देख सकते हैं कि जिस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को इतना गुमान था, इतना भरोसा था, उसको नकार दिया। कर्नाटक की जनता ने उसको नकार दिया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास चेहरा कौन है? उनके पास तो सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास चेहरा कौन है? उनके पास नरेंद्र मोदी है। आपके पास कौन है? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि चेहरा अगर विधायक चुन करके आते हैं तो विधायक बताते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, या सांसद चुन करके आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे आरएसएस की तरफ से इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि डिसाइड कर दिया नहीं आप यही चेहरा होंगे। जो आरएसएस की भक्ति करेगा उसको डिसाइड कर दिया गया कि यही चेहरा होंगे प्रधानमंत्री को, आपको किसी भी ना किसी तरीके से उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। प्रदीप जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, तो आपको उसी पे विश्वास करके वोट देना पड़ेगा। प्रदीप जी, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आपको समूचा विपक्ष एक साथ नजर आएगा और उस विपक्ष से मोदी जी का चेहरा जो है वो अब आप समझ लीजिए 2-2 हाथ करने की क्षमता नहीं रह गई। पूरा भारत अभी दक्षिण भारत से इनका सफाया हुआ है। हमें लग रहा है अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कर्नाटक के बाद, पूरा सफाया कर देगा इनका। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए आप लोग, ऐसा लग रहा है। यही गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह में आ जाते हैं, फिर धड़ाम हो जाता है मामला। थोड़ा उत्साह अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह नहीं रहना चाहिए।
मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद आऊंगा तो शकील सिद्दीकी साहब के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वास्तव में क्या विपक्ष का उत्तर प्रदेश में जो वोट बटा, क्या भारतीय जनता पार्टी आगे इस बंटवारे को क्या कायम रख पाएगी? क्योंकि बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास रणनीति है, मशीनरी है, नेता हैं। तो अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 80 सीटें जीतेगी, तो क्या वो 80 सीटें जीत ले जाएगी? एक बड़ा सवाल है। ब्रेक से वापस आ गए, सीधे वरिष्ठ पत्रकार शकील सैफी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। शकील भाई, अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक मतों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निकाय चुनाव में हुआ है, ऐसा देखने को मिला है। आप देखें, अगर कांग्रेस पार्टी 4 नगर निगमों में दूसरे नंबर पर है, एक नगर निगम में वो बहुत कम मार्जिन से हारी है। इसके अलावा आप AIMIM का एक प्रत्याशी मेरठ में पिछली बार भी वो काफ़ी करीब रहे और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने 11 लोगों को खड़ा किया था। तो जो अल्पसंख्यक मतों का बिखराव हुआ है और वही समाजवादी पार्टी का, चाहे अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, ये एक बेस वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी के नेता भले इस बात को ना कहें कि वो जाति राजनीति नहीं करते, लेकिन सब हर दल का एक बेस वोट बैंक होता है और उसके दम पर वो चुनाव जीतता है और आगे बढ़ता है। ये जो मतों का बिखराव हुआ, मैं इसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं लेता हूँ, मैं इसे विपक्षी मतों के बिखराव का नाम देता हूँ। इसकी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी जीती या बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कैंपेन किया नगर निगमों में? शकील साहब। शकील साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? करता हूं और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे पा रही है और जो आप क्वेश्चन करते हैं वो भी सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव में मेरठ की बात करते हैं तो देखने में यह है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का चुनाव यहां जीता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, वहीं ओवैसी की पार्टी ने यहां बहुत ही जबरदस्त एंट्री की है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोटें ली हैं। और इससे साफ स्पष्ट हो पाता है कि जहां वर्तमान विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को यहां टिकट दिया गया था, तो ऐसा महसूस होता है कि यहां पर जो और प्रत्याशी बनना चाह रहे थे या जो लाइन में खड़े हुए थे, चाहे वो मुस्लिम समाज के लीडर हों, चाहे वो किसी और अन्य बिरादरी के लीडर हों, वे अतुल प्रधान की पत्नी का टिकट होने से काफी खुश नजर नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा और इसके बावजूद MIM को आगे बढ़ी। शकील साहब, मैं पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं आपसे कि क्या AIMIM और कांग्रेस, जिन्होंने अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा किया, अगर यही ट्रेंड लोकसभा चुनाव में रहा तो क्या समाजवादी पार्टी को मुश्किल होने जा रही क्या लोकसभा चुनाव में? अगर इसी तरह से बंटवारा प्रदेश में होता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पीछे जाएगी और उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी जिस तरह से पूरे ऑल इंडिया में राहुल गांधी ने यात्रा की थी, उससे इफेक्ट तो पड़ा ही है। और यहाँ पर ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जैसे प्रदेश में हमने ये निकाय चुनाव हुआ है, यहाँ पर जो जयंत चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी में, इन दोनों में एक गठबंधन से इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, मगर वो कहीं भी चाहे मेरठ की सीट हो, बागपत की सीट हो या और अन्य जिलों के आसपास के जिलों की सीट रही हो, वो कहीं भी जयंत चौधरी जी इस चुनाव में नजर नहीं आए। इससे ऐसा लगता है
कि अंदरूनी इनमें भी कोई खटपट है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जो वोटर्स थे, वो अपना सही तरह से मन नहीं बना पाए। ठीक बात है। मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं। राघवेंद्र जी, सैफी साहब इस बात को कह रहे हैं, शकील सैफी साहब, कि एक तो आपस में भी खटपट है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो साथी हैं वो खटपट है। मैं पूरे विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात को जानना चाहता हूं कि जो बेस वोट समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम, बैकवर्ड, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को एकदम रातों रात बैकवर्ड वोट नहीं मिल जाएगा, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद एक हवा तो कांग्रेस पार्टी की बनी है। और सारे जो विपक्षी दल जो कल तक राहुल गांधी के, मतलब कर्नाटक की जीत से पहले तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, वो ममता बनर्जी जो कह रही थी कि राहुल गांधी को अगर आप चेहरा बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी 1 सेकंड में जीत लेंगे चुनाव, क्योंकि उनके लिए बड़े मुलायम चारा है शुद्ध भाषा में वो। और आज वो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाई जो जहां स्ट्रांग है, जो जहां कमजोर है, उस हिसाब से लड़िए। तो हाथ तो बढ़ा दिया उन्होंने कि भाई आपकी तरफ हाथ है। तो इसका क्या असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा? यहाँ के क्षेत्रीय दल भी क्या दबाव में आएंगे? जो कांग्रेस की वहां की विजय है कर्नाटक की, राजू जी, और इसका लोकसभा चुनाव में क्या असर दिख रहे हैं आप? राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। राघवेंद्र जी बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ा, अनम्यूट करिए। राघवेंद्र जी की ऑडियो ठीक की जाए। हाँ, अब बोलिए, आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, मौजूदा समय में जो भारत जोड़ो यात्रा, ये निश्चित तौर पर है कि पूरे देश में कांग्रेस ने निकाली, उसका पश्चिमी भारत में जो आपने देखा, दक्षिण में काफी अच्छा असर उनको देखने को मिला। कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसमें तमाम मुद्दे भी थे ऐसे, जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ विपक्ष एकदम मौन सा रहता है। जब तक आम व्यक्ति की जो बातें हैं, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन जनादेश के खिलाफ आप उतने मुखर होकर के जनता के बीच में नहीं जा रहे। और आपने दुर्गेंद्र जी देखा होगा, जो विपक्ष के लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, ये ग्रामीण स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि उनका जो पोलिंग एजेंट बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक, उन्होंने जो सोशल मीडिया से लेकर सारे सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि जहां किसी भी तरीके से विपक्ष को यह मौका ही नहीं मिलता। ये अंतिम समय तक ये सोचते रहते हैं कि कौन सा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिल रहा है, वो प्रत्याशी हमारे पास आए, आवेदन कर दे। तो जब तक ये प्रथा विथा नहीं बदलेगी, हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था कि सारे अपराधियों का पोर्टल पे डाला जाए। उन सब चीजों का निर्वाचन आयोग के साथ साथ कौन कौन प्रत्याशियों ने अपना ब्यौरा पोर्टल पे डाला। तो ये तमाम चीजें हैं, उन कमियों को कब तक आप नजरअंदाज करते रहेंगे? और आप जो देख रहे हैं कि आपने कलकत्ता में देखा कि ममता दीदी का बयान आया, इसके बाद वहां अधीर रंजन जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका बयान आ गया। तो आपस में जिस तरीके से जो बिखराव हमारे विचारों में अलग अलग हैं, वहीं पर आपने देखा हो कि अल्पसंख्यक ही नहीं, जातियों के समीकरण को तोड़ने और जोड़ने में आपने देखा हो कि तमाम कुर्मी समाज के वोट को कैसे मूल मंत्र लगाया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से शाक मौर्य को कैसे लाया जाए। तो ये तमाम पिछड़े आंकड़े और तमाम मूलभूत मुद्दे नहीं है। जातिगत जो आंकड़े चल रहे हैं कि जातियों के आधार पर समाज को बांटने का, आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों काफी बड़ा बवाल नोएडा में खड़ा कर दिया गया था महापुरुष के नाम पर कि भाई पृथ्वीराज चौहान जाट हैं कि गुजर हैं। तो ये तमाम जो राजनीतिक दलों के द्वारा नए नए प्रयोग होते हैं केवल वोट और वोटरों को लुभाने के लिए, लेकिन वोटर्स को चाहिए क्या? रोजगार। वोटर्स को चाहिए अपने जो है काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो ये जो विचार चल रहे हैं, जब तक आम व्यक्ति तक लोग नहीं जाएंगे, और अपने इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जनादेश चौंकाने वाला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर अधिकांश निर्दलीय जीते हैं मौसम में, और ये बात अलग है जो निर्दलीय जीत गए, अब उसमें भाजपा भी बहुत से लोग जो विद्रोह कर लड़के भाजपा उनको मनाने का काम कर रही है।
आपने देखा हो कि अंतिम समय तक जिन्होंने आवेदन किए थे भाजपा में, तो ऐसे प्रयोग जो हुए और उसमें निर्दलीय बड़ी संख्या में, आपने देखा उत्तर प्रदेश में अगर सही तरीके से आंकड़ा मीडिया के सामने जिस दिन आएगा तो ये राजनीतिक पार्टियों को भी चौंकाने वाला होगा। राजू जी, कोई नहीं रखेगा, ना भाजपा रखेगी ना सपा रखेगी, क्योंकि ये आंकड़ा आ जाएगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। प्रूफ है कि वो अब नगर पालिका के सदस्य को, भाई यहाँ पर 42 वार्ड है, फरकाबाद में देख लीजिए, वहां पर 8 भारतीय जनता पार्टी के केवल सदस्य जीते। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये, ऐसा तमाम जनपदों में हुआ है, निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, और जो निर्दलीय जीत के आए हैं लोगों ने देखा कि कौन व्यक्ति हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर है, उसको निर्दलीय जिता दिया। और भाजपा ने ऐसा नहीं है, भाजपा ने पसंदीदा समाज मुस्लिम समाज के भी वोटरों को ध्रुवीकरण करने का काम किया। अब वो कितना उसमें कारगर हुए ये तो आपके सामने है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी को 2.5 गुना ज्यादा सफलता मिली है, और उसका मूल मंत्र शासन, सुशासन और भयमुक्त समाज। भयमुक्त समाज के साथ साथ जो बुलडोजर को लेकर के आम जनमानस में जो एक समाज में, और जिस तरीके से तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण हटाना और तमाम मुद्दों पर, उसमें विपक्ष इतना मुखर होकर के सामने विरोध में नहीं आया। ये बात अलग है कि डिबेट में वो दिखते रहे, लेकिन धरातल पर कोई बड़ा नेता कहीं पर भी अपना विरोध दर्ज कराने किसी जनपद में नहीं आया। ठीक बात है, ठीक बात है। उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, कोई भी बड़ा नेता या लीडर, उनके प्रदेश अध्यक्ष किसी भी जनपद में किसी भी विरोध में कहीं जनता के बीच जाकर के उनके सुख दुख में खड़े नहीं हुए। इसलिए वोटरों का जो ध्रुवीकरण है उसका सारा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को भले ही कर्नाटक हारी हो, मैं ये देख रहा हूं कि किन किन जातियों में नाराजगी है, उन जातियों के नेताओं के साथ सामाजिक संगठनों से भी अब तालमेल मिलाने का काम बड़ी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन सामाजिक संगठनों के कल औरंगाबाद में महाराणा प्रताप की जो जयंती का कार्यक्रम दुर्गेंद्र जी हुआ, वहां 2 से 2.25 लाख थे। आपने देखा बहुत लंबे अरसे बाद वहां माननीय राजनाथ सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ खड़से साहब और तमाम विपक्ष, कृपा शंकर सिंह जी, माननीय हरवंश सिंह जी, तमाम विपक्ष और पक्ष के लोग उसमें महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव के नाम पर एकजुट करने का प्रयास, मराठा को जोड़ने का काम इस तरीके से किया गया। तो आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ साथ विपक्ष को भी लोगों के बीच अपने मत विभाजन को रोकने के लिए, अपने क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए उनके बीच मुद्दों पर जाना पड़ेगा, और जो मूलभूत मुद्दे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं आपको। राघवेंद्र जी, संकल्प पत्र को भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। मैं समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, राघवेंद्र जी बातें तो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 3 साल दम नहीं ली, उनके अध्यक्ष DK शिवकुमार दिन रात एक किए हुए थे, वो मुद्दे उन्होंने बिल्डअप किया, वो माहौल उन्होंने बनाया, वो माहौल यहाँ भी है, वो मुद्दे यहाँ भी हैं, महंगाई उत्तर प्रदेश में भी है, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि पूरी तरह मुक्त हो गया हो, यहाँ भी भ्रष्टाचार है। लेकिन जो विपक्ष है, और सबसे बड़े विपक्ष आप हैं, वो टेम्पो अभी तक दिख नहीं रहा है। विवेक जी अनम्यूट करिए। अभी बहुत बड़े बड़े कानून व्यवस्था की बात की गई। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि जब बुद्धिजीवी बैठ करके मीडिया में डिबेट करते हैं और अच्छी कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हैं, तो मैं आप इनका 1-2 मुद्दों पे ध्यान देता हूं। वाराणसी के मोहन सराय में 2 दिन पहले तक भाजपा के लोग हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के, नाक रगड़ करके वोट मांग रहे थे, और जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, कृषि योग्य भूमि मोहन सराय की गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना के नाम पे किसानों से हड़प कर भू माफियाओं को देने के लिए किस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, किसानों को किस तरीके से लाठियों से पिटवा रहे हैं, वो सारी सोशल मीडिया पे वायरल है। शाहजहांपुर की एक घटना है जिसपे कि 16 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है प्राथमिक विद्यालय में। अगर उस घटना का भी जिक्र ये इन्होंने कर दिया होता, मुझे लगता है कि ये संवेदनशील है थोड़े, और कानून नहीं। विवेक पांडे, मैंने दिखाया, मैंने पूरे 1 घंटे दिखाया है कल, मैंने पूरे 1 घंटे दिखाया। सवाल नहीं उठा रहा दुर्गेश भाई, मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपकी मीडिया पे सवाल नहीं उठा रहा।
यहाँ जो अभी बुद्धिजीवी महोदय बैठे थे, मैं उनसे सवाल उठा रहा हूं कि उनकी सोच और परिपक्वता का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में आदर्श बनती जा रही है। राजधानी लखनऊ में एक ब्राह्मण महिला के साथ दरोगा बलात्कार दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और उसके प्रतिकार पे SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवाने की धमकी देता है। एक इनके पार्षद के, चुनावी पार्षद के पति की धमकी पे एक युवती खुद अग्निदाह कर लेती है। लेकिन इनको ये घटनाएं जो है उत्तम कानून व्यवस्था का उदाहरण है, और ये उदाहरण उत्तम कानून व्यवस्था का कि लोगों ने आंखें मूंद ली है, जनता ने आंखें मूंद ली है, क्योंकि जब तक घटना आपके साथ हो, हमारे देश में पहले अतिथि देवो भव होता था। आज मेरठ में एक विदेशी महिला अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो बेरोजगार, वहां पे जो उत्तर प्रदेश में योजना के नाम पे बेरोजगार खड़े किए गए हैं, वो आते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो उसका सामान लूट के चले जाते हैं, और इससे भारत की छवि अच्छी होती है, क्योंकि ये मोदी का भारत है, गांधी का भारत नहीं रहा। तो गांधी के भारत में कम से कम लोग मदद करते थे, मोदी के भारत में लोग लूट रहे हैं और इतने बेरोजगार हैं कि उसका सामान तक लूट लेगा, लेकिन उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया किसी ने। ये उत्तम कानून व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं। दरोगा पीटा जा रहा है सड़क पे मेरठ के, लेकिन कानून व्यवस्था उत्तम है। नोएडा में पीटा जा रहा है, कानून व्यवस्था उत्तम है। अपराधी गोली मारते हैं दरोगा को, कानून व्यवस्था उत्तम है। अरे बाबा जी के लिए तो सब उत्तम है भाई, चुनाव से मतलब है ना, वोट से मतलब है ना। पसमानदा की बात कर रहे थे ना, एक उदाहरण और देता हूं। बिल्किस बानो पसमानदा समुदाय से आती है, और पसमानदा समुदाय के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने छवि सुधार के नाम पे टिकट दिया, क्या ये डैमेज कंट्रोल था, ताकि बिल्किस बानो का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा न बने? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने में पसमानदा समुदाय का क्या मान सम्मान बढ़ रहा था? ये जवाब देना, क्या स्टैंड है? मुद्दे बहुत है, मुद्दे हम उठाते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, आप जैसे जिम्मेदार मीडिया लोगों मीडिया को छोड़ के नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं देती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा सके इन बातों को। लेकिन हम प्रयास करते हैं, क्षेत्रीय दल हैं, प्रयास करते हैं, पूरी पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे। और माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चुना है, अगर जनता से भी निवेदन करूंगा, इन घटनाओं को देखते हुए अगर समय पे सचेत ना हुई तो एक एक घर में बेटी का सुरक्षित होना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रदीप तिवारी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। प्रदीप जी, बिल्कुल बात, विवेक पांडे ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी घटनाओं को गिनाया। इन घटनाओं को नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता। जो घटा है वो घटा है, वो सत्य है, और सत्य को मिटाया जा नहीं सकता। क्या कारण है कि जो सत्ताधारी दल है उसके लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं, जैसा कि आप लोग कहते हैं, और आप लोग परसेप्शन नहीं बना पाते, जनता के बीच वो माहौल नहीं बना पाते, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाया है? क्या आपके पास वो मशीनरी, वो संगठन, उस तरीके के जुझारू नेता हैं क्या यहाँ पर? दुर्गेंद्र भाई, 10 सेकंड से भी कम समय लूंगा। अगर किसी राज्य में 16 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार स्कूल में होता ना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता, नैतिकता से इस्तीफा दे देता, अगर इतनी भी जिम्मेदारी बच्ची होती। जी दुर्गेंद्र जी, देखिए कर्नाटक का रिजल्ट जो रहा, जाहिर सी बात है कि हमारे जो प्रदेश के नेता थे वहां कर्नाटक में लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे थे। इस वजह से कर्नाटक का रिजल्ट आया, क्योंकि भ्रष्टाचार वहां पे व्याप्त था, सभी को मालूम है। 40% कमीशन किस तरीके से कट रहा था, सबको मालूम है। वहां पे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी, सिर्फ जुमलों में ही चीजें थी। उसका परिणाम ये हुआ कि जब जनता को मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उस पर विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी है कि वो आकर के जनता की सेवा कर सके। तो कर्नाटक में हम जनता की सेवा करने के लिए गए। रही बात उत्तर प्रदेश की, आप कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में हमारे पास नेता नहीं है? अरे नेताओं की कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, हमारे पास में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ में हमारे पास 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, और वो लगातार जनता के बीच में है। उसी का ये परिणाम था कि इस बार हम नगर पालिका में प्रदर्शन जो है अपना अच्छा कर पाए, या मेयर की जो सीटें रही वहां पे भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, और कई 4 जगह पे करीब हम दूसरे नंबर पे रहे, और मुरादाबाद की सीट पे तो आपको मालूम है कि बहुत कम अंतर से वहां पे हमारा प्रत्याशी आ रहा है। तो हम लगातार जनता के बीच में है। अब ये बात कह रहे कि क्या बीजेपी, आपका कहने का मतलब यही है कि जुमलों में बीजेपी के क्यों जनता फंस जा रही है? तो देखिए, नहीं जुमले नहीं, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जुमले तो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परसेप्शन बना रही है, आप परसेप्शन नहीं बना पा रहे हैं। वो जुमले ही है। मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जैसे रावण ने चोला ओढ़ लिया था, तो उसने तो माँ सीता को ओढ़ लिया रावण ने चोला ओढ़ करके। तो यहाँ पे वही काम मोदी और योगी कर रहे हैं, एक चोला ओढ़ रखा है उन्होंने, और जिस दिन जनता समझ जाएगी तो इनको वही रावण वाली दशा ही होने वाली है इनकी भी। तो नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस यही फाउल खेल जाती है
कभी बिस्दर कहती है, कभी रावण कहती है, इसी जगह फाउल खेल जाती है। मोदी जी कहेंगे मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, कहने लगेंगे। मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख दूं। और देखिए, अगर आप दिनेश फोगाट को प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन खिंचवाते समय उसको बेटी बताते हैं, मेरे घर की बेटी करते हैं, वही बेटी जब यौन शोषण का आरोप लगा करके इतने दिनों से संसद से बैठी है, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या कहें इसको? हम दिखावा, छलावा और दूसरा चोला ओढ़ना ना कहें तो क्या कहें? आप बताइए। अच्छा प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की बात करो आप, प्रदीप जी। और किसानों के आपके गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चढ़ा करके मार देता है, उसके बाद आप गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा तक नहीं लेते हैं। कोर्ट में फैसला है, कोर्ट फैसला करेगा। ये बताओ कि आपकी पार्टी दो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। वो नैतिकता क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं? अरे वो कह रहे हैं नैतिकता का ठेका उन्होंने थोड़ी लिया, आप लोग भी कुछ नैतिकता करो भाई। वो कह रहे हैं सारी नैतिकता का ठेका बीजेपी ने लिया। जो विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को करना है, कांग्रेस पार्टी विपक्षियों को तो वो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है। बेटियों का मुद्दा हो, अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी है, जो भी बातें आती है कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर रहती है और भारतीय जनता अच्छा प्रदीप तिवारी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कैसे जीतोगे ये बताओ जरा। अगर भ्रष्टाचारी है तो पीएम केयर का हिसाब दे देना देश के सामने। अगर विवेक पांडे रुकिए, विवेक पांडे आप रुकिए। प्रदीप तिवारी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव कैसे जीतोगे? क्योंकि यहाँ तो संगठन आपका है नहीं और समाजवादी पार्टी से ही आपको लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये आप कह सकते हैं टीवी चैनल पे बैठ के कि हमारा संगठन अध्यक्ष से लेकर के जो नीचे बूथ एजेंट तक के वो जानता है मन है। हम संगठन लगातार बना रहे हैं और उसके सक्रिय कर, देखिए उसको और सक्रिय कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जनता अभी हमारे चीजों को समझने में उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाई है। जिस दिन वो सारी चीजें में जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में लेके जा रही है, अगर उनको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं आपको, जो 2 सीटों वाली पार्टी थी उसको फिर से 2 सीटों पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ में भारत की जनता करने वाली है। ये 2024 में आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत दिनों तक जुमले आपके नहीं चलते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप तिवारी, अब विवेक पांडे के पास जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया। 10 सेकंड के लिए अपनी बात रख दूं। देखिए, अगर महंगाई है तो अगर महंगाई से एक महिला परेशान है, आप 400 वाला सिलेंडर 1000 का कर देंगे तो आपको जवाब 2024 में मिलेगा। बेरोजगार परेशान है, आप 2 करोड़ का रोजगार देने की बात करते हैं तो 2024 में आपको जवाब मिलेगा। बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही। चलिए हमें भी इंतजार रहेगा कि जवाब मिलता है कि नहीं, हमें भी इंतजार रहेगा। विवेक पांडे बोलिए जल्दी से, 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड लूंगा। अगर विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, तो प्रधानमंत्री पीएम केयर का हिसाब दे दे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते जिसको उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। प्रधानमंत्री अडानी पे चर्चा कर ले आपके चैनल पे बैठ करके या जिम्मेदार चैनल पे बैठ करके विपक्ष के साथ। और प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति पे बात कर रहे, विस्फोट पे बात कर रहे, राफेल पे बात कर ले, एक बार बैठ के बात हो जाए, चर्चा हो जाए जरा खुल करके, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन भ्रष्टाचारी है और कौन देशभक्ति। ठीक बात। मैं फाइनल कमेंट के राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। राजू जी, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य लोकसभा चुनावों के दृष्टि कैसा देख रहे हैं आप? फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। दुर्गेन जी, 2024 में जो चुनौती है वो ये है कि दल बदलू जो नेता है, सारे राजनीतिक पार्टियों में दल बदलू नेताओं की बड़ी जमात है। तो ये बात भले विपक्ष को या पक्ष को किसी को भी खराब लगे, एक तो जनता सब जानती है और ये पब्लिक है, सब जानती है, सबको पहचानती है। जब तक मूलभूत मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे और जो संगठनात्मक ढांचा है, चाहे वो सपा का हो, उसमें लोहिया वाहिनी हो, तमाम इनका युवा मोर्चा, तमाम जो संगठन था वो मैं समझता हूं जितना पहले सक्रिय था वो अब इतना नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस में जो NSUI थी, उनका सेवा दल था और तमाम जो संगठन थे, आंतरिक संगठन, वो नहीं कहीं दिख रहे। इसके अलावा बसपा में भी आपने देखा हो भाईचारा कमेटियां बहुत सारी थी। तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं तमाम जो अपने जो नीति थे उन नीतियों को कैसे बदला और नीतियों के बदलाव का लाभ सीधी तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको आज मौजूदा समय में उन्होंने उस सिस्टम को एडॉप्ट करके और लोगों के बीच में एक ऐसा प्रयास किया है कि अरे भाई ठीक है, ये दल जो नेता हैं उनके पास वही चेहरे हैं, वही लोग हैं,
तो ये तमाम चीजों को सुधार करना पड़ेगा। और 2024 में ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि मुद्दों पे लड़ाई होगी और मुद्दे को लेकर के ही कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई है और मुद्दे ही जनादेश तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। नहीं बनेगी। 9 साल से हम राष्ट्रवाद की बात सुनते चले आ रहे हैं और राष्ट्रवाद के साथ साथ मंदिर और धर्म और संस्कृति, इन तमाम चीजों पर समय समय पर प्रहार होता रहा है। पक्ष विपक्ष इसमें सक्रिय रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है इन सब से हट करके जो जनता चाहती है, वो जनादेश जो देखने को मिल रहा है, वो चाहती है मुद्दे पे बात होनी चाहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी और तमाम चीजें, नीतियां और सुरक्षा के साथ साथ तमाम मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। विवेक पांडे बहुत शुक्रिया। प्रदीप तिवारी, शकील सैफी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन का जो सार है वो यही निकला कि अब बहुत दिनों तक ये बातें चलने वाली नहीं हैं, लेकिन विपक्ष भी मुद्दों को खड़ा करे। महंगाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे अगर विपक्ष खड़ा कर ले गया तो फिर 2024 बड़ा दिलचस्प होगा। संघर्ष बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।